गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 41 पर आज यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर 25 प्रश्नों को ऐड किया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 41 तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है और मूल रोमों के मृदा से चिपकने का कारण है पैक्टिन। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और मूल रोमों के मृदा से चिपकने का कारण पैक्टिन है। नंबर 2 पर आ जाइए। सर्वप्रथम किस सर्वे दल ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? कौन सा था वो? ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल, अमेरिकन अंटार्कटिक सर्वे दल, रशियन अंटार्कटिक सर्वे दल, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल। तो सबसे पहले कब? 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल या ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन परत की जो सबसे अधिक ऊंचाई है या मोटाई कह लो इसको, किस ऋतु में होती है? ये होती है वसंत ऋतु में। तो वायुमंडल में ओजोन जो है वो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है, ठीक है। का मापन, वायुमंडल में ओजोन का मापन जो है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.001 मिलीमीटर की ऊंचाई के बराबर होती है और ओजोन परत की सबसे अधिक ऊंचाई या मोटाई कह लो वो वसंत ऋतु में होती है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस जो है वो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर रक्षा करती है, जीवन को बचाती है, कुछ भी कह सकते हैं। और जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो करेक्ट है दोनों के दोनों। ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस जो है वो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित जीव चींटी है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें होते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर बोलते हैं इनको। हरे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। इनको खाने वाला शाकाहारी जंतु ही होगा, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं इसको, प्राइमरी कंज्यूमर। जो इसको खा जाए वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और जो दूसरे उपभोक्ता को खा जाए, ठीक है, वो तृतीय उपभोक्ता हो गया, या इनको उच्च मांसाहारी भी बोलते हैं। इन सबको जो डिकम्पोज कर दे, ठीक है, सड़े गले तत्वों में, जितने भी ये सड़े गले तत्व होते हैं इनको, या मरने के बाद इनको जो है खाद बना दे, और वो खाद इनके लिए हो जाएगा, पौधों के लिए, तो उसको बोलते हैं अपघटक। तो चींटी जो है अपघटक का भी काम करती है, डिकम्पोज भी तो करती है चीज़ों को, ठीक है। और उपभोक्ता तो है ही है, चीनी खा जाती है, आटा खा जाती है, ब्रेड खा जाती है, सब कुछ खा जाती है, एक तरह से सर्वहारी है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ किया था? ग्रीन आर्मी प्रोग्राम ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। वन संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से कब पारित हुआ था?
ये ऑल टाइम फेवरेट प्रश्न है। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मैच करने के लिए पूछता है। तो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो 1986 का है। एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो 1972 का है। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। टेक्सस नामक पौधा हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और टेक्साल एक औषधि है, वो इसी टेक्सस पौधे या वृक्ष से प्राप्त होती है, और इस औषधि का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। टेक्सस नामक पौधा हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एक टेक्साल नामक औषधि है या ड्रग कह लो इसको, वो टेक्सस वृक्ष से प्राप्त होती है, जो कैंसर के प्रति प्रभावी है। 10वां प्रश्न है, भारत का एक नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध से लेकर उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। नामदफा, बुक्सा, कॉर्बेट, बनेरघट्टा। अब ये है कहाँ कहाँ ये पता होगा तब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जलवायु पढ़ी होगी, तो एलिमिनेट करके कर सकते हो। देखिए यहाँ जो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का, उसकी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। बुक्सा वेस्ट बंगाल में, कॉर्बेट उत्तराखंड, बनेरघट्टा कर्नाटक। तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्ण कटिबंध से लेकर उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। 11वां प्रश्न क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, SO2 और NO2 के कारण होती है अम्ल वर्षा। बहुत पूछा गया प्रश्न ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल यानी 1985 के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अधिक वर्षा होती है, और अम्ल वर्षा को झील कातिल वर्षा भी कहा जाता है, लेक किलर रेन। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? इनमें से आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है इनमें धान का पौधा। तो धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है, और भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक होता है आर्सेनिक। इससे ब्लैक फुट, डायरिया, त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियां जो हैं उत्पन्न होती हैं। एक एसिड रेन इंडक्टर भी पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा सूचक कौन से पौधे हैं, तो वो लाइकेन के प्लांट हैं। या वायु प्रदूषण सूचक कौन से हैं, तो वो भी लाइकेन के प्लांट हैं। सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला प्रदूषक कौन सा है? सिगरेट के धुएं में बेंजीन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी, सभी हो गए फिर तो सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से यानी सिगरेट पीने वाला इन सभी गैसों को अंदर लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, नोक नी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है, और फ्लोराइड तत्व का अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। कौन सा करेक्ट है? अलग से प्रश्न भी पूछा गया है ये कि फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है नोक नी संलक्षण। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। तो नोक नी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। यद्यपि फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है,
जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लूरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। डायनासोर्स का कब्रिस्तान नाम से प्रसिद्ध स्थल है सिडनी, भोपाल, शिकागो या मोंटाना, अमेरिका का। ठीक है, बी। तो अमेरिका का मोंटाना जो है वो डायनासोर्स का कब्रिस्तान नाम से प्रसिद्ध स्थल है। नंबर 16 पर आ जाइए। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान वेग का, एक समान चाल का, एक समान त्वरित गति का। एक समान त्वरित गति, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है तो इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। और स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं? चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ सैटेलाइट यानी उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार, सारे हैं ये। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा जंतु मैमल नहीं है? ये क्या, व्हेल कहाँ से आ गई? बताइए, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है, यानी मैमल नहीं है? तो सील मैमल है, व्हेल मैमल है, डॉल्फिन मैमल है। ये है सरीसृप यानी रेप्टाइल, मगरमच्छ। तो सील हो गया, व्हेल हो गया, डॉल्फिन, ये सभी स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मगरमच्छ है रेप्टाइल, सरीसृप वर्ग का। नंबर 19 है। निम्न में से कौन सा जो है सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, यानी रेप्टाइल्स नहीं है? किंग कोबरा सरीसृप है, उड़न छिपकली सरीसृप, कछुआ सरीसृप, ऑस्ट्रिच नहीं है। पक्षी वर्ग के अंदर आता है, तो सबसे बड़ा अंडा इसी का ही तो अभी वर्तमान में पृथ्वी पर। तो कछुआ हो गया, उड़न छिपकली हो गई, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा सांप। ठीक है, और कैमेलियन ये सभी देखा जाए तो सरीसृप हैं, जबकि ऑस्ट्रिच हो गया। इसके अलावा अगर सफ़ेद स्ट्रोक होता, नर गुच्छेदार बत्तख होती, ये सभी पक्षीदार, पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है उभयचर नहीं है? उभयचर यानी एम्फीबियन, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो मेढक जल स्थल दोनों में रहता है, उभयचर है। टोड उभयचर है, सेलेमेंडर ये भी उभयचर है। दरियाई घोड़ा नहीं है। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो मेढक हो गया, टोड हो गया, सेलेमेंडर हो गया, हाइला हो गया यानी वृक्ष मेढक, ये सभी उभयचर के उदाहरण हैं, जबकि दरियाई घोड़ा जो है वो मत्स्य वर्ग का जंतु है। ठीक है, मेढक उभयचर है। कछुआ, कछुआ था क्या ऑप्शन में कहीं? कछुआ 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 सरीसृप। नंबर 21 पर आ जाइए। निम्न में से कौन वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा है? वर्टिब्रेट, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, सभी वर्टिब्रेट हैं। तो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप ये तीनों के तीनों वर्टिब्रेट वर्गीकरण का हिस्सा हैं। 22वां प्रश्न है, पक्षी और स्तनधारी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की जगह यहाँ होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये दोनों समतापी यानी वार्म ब्लडेड जीव हैं, मतलब पक्षी वर्ग भी और स्तनधारी जंतु भी। वार्म ब्लडेड, बिल्कुल ये सही बात है, हम वार्म ब्लडेड हैं मनुष्य। इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है, मनुष्य में तो होता है हमारे अंदर, जंतुओं में भी होगा, फिर मतलब स्तनधारियों में होगा, पक्षी वर्ग में भी होता है क्या? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सारे सही हो गए। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो पक्षी और स्तनधारी दोनों जो है वो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। पक्षी समतापी हैं, स्तनपायी भी समतापी हैं। पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय है, स्तनपाइयों का भी 4 कक्षीय है। पक्षियों में 2 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, इनमें आगे वाले जो 2 पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर इनका पैरों से ढका होता है और श्वसन फेफड़ों से होता है इनमें, और इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा जाता है।
स्तनधारी वर्ग की बात करेंगे तो इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात पोषण के लिए जो है दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, और शिशुओं को जन्म देते हैं ये। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि एकेडिना हो गया और प्लेटिपस। प्लेटिपस मतलब डकविल प्लेटिपस। जो एकेडिना है और जो प्लेटिपस है वो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं ये, ठीक है, बाकी बच्चे देते हैं स्तनधारी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? इसका उत्तर तो सभी को पता होगा। जैव विकास की अवधारणा से संबंध रखते हैं चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। बात करें अर्नेस्ट हेकल की, रॉबर्ट विटेकर की और कार्ल वोस की, तो ये सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था इन्होंने, सभी जीवों को, ठीक है, किंगडम नामक बड़े वर्ग में विभाजित करने का प्रयास किया था अर्नेस्ट हेकल ने, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल बोस ने। नंबर 24 पर आ जाइए। सूची एक और सूची दो में निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? सूची एक में विशेषता, सूची दो में फाइलम। एनेलिडा में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है क्या? ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है क्या? मोलस्क का खुला संवहनीय तंत्र होता है क्या मोलस्कों में? बिल्कुल, मोलस्कों में खुला संवहनीय तंत्र होता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, ये भी सही है। एनेलिडा में वास्तविक गुहा पाई जाती है, ये सारे के सारे सही होगा, डी है इसका आंसर। नंबर 25 पर आ जाइए। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है इस भाग की सही व्याख्या करता है? देखिए, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे। 0 डिग्री ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। एक रेखा और है यहाँ पर कर्क रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। एक यहाँ पर है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब इसके जो ये बीच वाला भाग है इसकी बात हो रही है, तो कौन सा इस भाग की सही व्याख्या करता है? यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है, यह वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है, यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता होती है। चक्रवात तो आते हैं यहाँ पर, यहाँ मरुस्थलीय जलवायु ऐसी नहीं है, मरुस्थलीय जलवायु होगी। यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है, सदाबहार वनों के लिए तो अनुकूल है ये, ठीक है, गलत है स्टूडेंट, पहले ही सही है। यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो देखिए, पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है, अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का आधे से अधिक भाग कुछ एक देशों में, जैसे कि भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। तो ए सही उत्तर है इसका फिर। तो ये 25 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।